Hello friends, welcome back to our YouTube channel. First of all, Merry Christmas to all of you. सभी को Merry Christmas. आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। वेव ऑप्टिक्स ये हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपने इससे पहले की हमारी बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, और टेलीग्राम चैनल से आप इन सभी वीडियोस की नोट्स ले सकते हैं। उन सभी नोट्स को भी हमने टेलीग्राम चैनल में डाला है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का पोलराइजेशन। लाइट प्रोपोगेट्स एज ट्रांसवर्स ईएम वेव्स, यानी कि जो लाइट है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह प्रोपोगेट करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच लार्जर एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वी जनरली प्रीफर टू डिस्क्राइब लाइट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेशन। हम जनरली जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेशन की तरह दिखाते हैं। सबसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? द लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेशन इन ऑल डायरेक्शन इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। यानी कि ऐसी लाइट जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेशन है, जैसे यहाँ पर देखो ये हर डायरेक्शन में, यानी कि एक बीच में पॉइंट है, पॉइंट से हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका ऑस्किलेशन हर डायरेक्शन में हो उसे हम कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। द ऑस्किलेशन में बी रिजॉल्व्ड ऑनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, और जो इसके जो ऑस्किलेशन है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो जो ये डायरेक्शनल प्रोपोगेशन है, ये देखो पॉइंट सोर्सेज है, हर डायरेक्शन में इसके क्या है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेशन है। ठीक है, फिर देखो पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? द लाइट हैविंग ऑस्किलेशन ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब भी आप किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी प्रिज्म या फिर किसी प्रिज्म, किसी निकोल प्रिज्म से या फिर किसी पोलराइड से पास कराओगे तो जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो पोलराइज्ड लाइट में बदल जाती है। अब पोलराइज्ड लाइट होती क्या, उसको पढ़ लेते हैं। देखो, ऐसी लाइट जिसकी ऑस्किलेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं उसे हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। The plane in which oscillation occurs in the polarized light is called plane of oscillation। ऐसा प्लेन जिसमें ऑस्किलेशन हो रहा होता है पोलराइज्ड लाइट का उसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ ऑस्किलेशन। और ऐसा द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑस्किलेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ ऑस्किलेशन के उसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय ट्रांसमिटिंग थ्रू सर्टेन क्रिस्टल्स सच एज टॉर्मलिन और पोलराइड्स। जो लाइट होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं कि जब अनपोलराइज लाइट को प्रिज्म से पास कराओगे या फिर पोलराइज से पास कराओगे तो वो हो जाएगा पोलराइज लाइट में। वैसे ही टॉर्मलिन भी एक क्रिस्टल है जिससे आप पास कराओगे तो अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में बदल जाती है। अब है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स whose size is of the order wavelength of light, then the beam gets scattered। यानी कि जब भी कोई व्हाइट लाइट को तुम पास करते हो किसी भी पार्टिकल्स की जिसका साइज जो होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का होता है, तब जो बीम है वो स्कैटर यानी कि फैल जाती है। व्हेन द स्कैटर्ड लाइट इज सीन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जब हम जो स्कैटर्ड लाइट है उसको देखते हैं इन अ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के, इट इज फाउंड टू बी द प्लेन पोलराइज्ड। तो हम देखते हैं कि वो क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है। द फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। यानी कि जब भी बहुत दूर से आप देख रहे हो किसी भी लाइट को, जब भी कोई स्कैटर्ड लाइट दूर से दिख रही हो कि वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के, तब आप इस कंडीशन में कहोगे कि जो फिनोमेना वहां पर हो रहा है वो है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग हो रहा है। अब आता है पोलराइजेशन बाय ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट is reflected from a surface, the reflected light may be completely polarized। यानी कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट को आप एक सरफेस से पास करते हो वो रिफ्लेक्ट होती है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है मे बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड और पार्शियली पोलराइज्ड। या तो क्या होगी, वो पूरी कम्प्लीटली पोलराइज हो जाएगी, या फिर आधी अधूरी पोलराइज होगी, या फिर बिल्कुल ही पोलराइज नहीं होगी, यानी कि अनपोलराइज ही रह जाएगी। दिस वुड डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर्स एंगल। और ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है पूरी पोलराइज्ड हो जाएगी, उस एंगल को आप कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल या फिर पोलराइजिंग एंगल।
अब आता है पोलराइड। पोलराइड जिनकी मदद से हम किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में बदलते हैं, ठीक है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सेम चीज जो मैंने अभी बताया। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्बर एंड इज मोर इफेक्टिव देन द टूरमैलिन क्रिस्टल। यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्ब करने पे करता है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये टूरमैलिन क्रिस्टल से भी ज्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन दे रखी है इसकी। इट इज अ थिन फिल्म ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स ऑफ क्विनिलीन आयोडोसल्फेट विद देयर ऑप्टिक एक्सेस पैरेलल टू ईच अदर। ये कहने की जो ये पोलराइड होता है ये एक थोड़ा बिल्कुल थिन फिल्म होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स का, जिसमें क्विनिलीन आयोडोसल्फेट होते हैं, जिसके जो ऑप्टिकल एक्सिस होते हैं आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। पोलराइड होंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइड्स अलाउ द लाइट ऑस्किलेशन पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सिस थ्रू द, और जो पोलराइड होते हैं वो अपने आप से लाइट ऑस्किलेशन को पैरेलल पास होने में मदद करते हैं, ठीक है। द क्रिस्टल्स और पोलराइड ऑन विच अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट इज कॉल्ड पोलराइजर। यानी कि ऐसे क्रिस्टल और पोलराइड जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है उसे हम कहते हैं पोलराइजर। जैसे यहाँ पर देखो ये P है, पोलराइड हो गया, अगर इस पे ये टकराई तो हम इसे कहेंगे पोलराइजर। क्रिस्टल और पोलराइड ऑन विच पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट इज कॉल्ड एनालाइजर। और ऐसे क्रिस्टल और पोलराइड जिसमें पोलराइज्ड लाइट गिरती है उसे हम एनालाइजर कहते हैं। ये याद रखना, ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि ऐसे क्रिस्टल और पोलराइड हम उसको क्या कहेंगे जब अनपोलराइज्ड लाइट उसमें गिरती है। जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी क्रिस्टल में गिरती है तब वो पोलराइजर कहलाता है, और वहीं पर अगर पोलराइज्ड लाइट गिरती है तो हम उसे एनालाइजर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो ऑर्डिनरी लाइट है, ये यहाँ से गई, पोलराइज्ड लाइट जब गई तो यहाँ से पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ये जो ये है पोलराइजर। जब ऑर्डिनरी लाइट गई, अनपोलराइज्ड लाइट, जब पोलराइज्ड लाइट गई तब हम उसे कहेंगे एनालाइजर, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट और पोलराइजर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखो when unpolarized light is incident on the polarizer the intensity of the transmitted polarized light is half the intensity of unpolarized light। अब देखो जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी पोलराइजर पे टकराती है तो उसके बाद जो हमें पोलराइज्ड लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट से आधी होती है, ठीक है। अब थर्ड है मेन यूज ऑफ पोलराइड्स आर इन विंड शील्ड्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। यानी कि पोलराइड का मेन यूज जो होता है ऑटोमोबाइल्स की विंड शील्ड में होता है, जैसे जो खिड़कियां होती हैं गाड़ियों की वो होती हैं, और सनग्लासेस चश्मे पहनते हैं जो धूप वाले। दे रिड्यूस हेड लाइट ग्लेयर ऑफ कार्स केयर्स एंड इम्प्रूव कलर कॉन्ट्रास्ट इन ओल्ड पेंटिंग्स। और जो ये हेडलाइट ग्लेयर को कम करते हैं और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है उसको पुरानी पेंटिंग्स उसको बढ़ा देते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर। यानी कि और ये उसमें भी यूज होते हैं ऐसी पिक्चर जो 3 डायमेंशनल होती है, और इन ऑप्टिकल स्ट्रेस एनालिसिस में भी इसको यूज किया जाता है। अब है मेलस लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट through the analyzer varies as the square of the cosine of the angle between the plane of transmission of the एनालाइजर एंड द प्लेन ऑफ द पोलराइजर। यानी कि ये कहना चाहता है कि ये दिस लॉ स्टेट्स दैट जो इंटेंसिटी है किसी भी पोलराइज्ड लाइट की जिसको ट्रांसमिट किया गया है किसी भी एनालाइजर के द्वारा वो वेरी करता है एज स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर और प्लेन ऑफ पोलराइजर। यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइजर और प्लेन ऑफ एनालाइजर के बीच का जो एंगल होता है उसके स्क्वायर का कोसाइन के लिए ये वेरी करता है, ठीक है। इफ आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो a इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0 i इक्वल टू आई नॉट ए इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। अगर थीटा 0 होगा तो i इक्वल टू आई नॉट हो जाना है और a इक्वल टू ए नॉट हो जाना है, सिंपल सी बात है। अगर थीटा 45 है तो i इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2 और a इक्वल टू ए नॉट अपॉन रूट 2। वैसे ही अगर थीटा 90 तो i इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ सेकंड पॉइंट लिखा है कि इफ I is equal to intensity of light, तो I naught upon I इक्वल टू क्या हो जाएगा, if an unpolarized light is converted into plane polarized light, its intensity becomes half। यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। इससे पहले हमने बात करी थी कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है जब वो पोलराइज में बदलती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो यहाँ पर हमने दिखा भी दिया कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो आधी हो जाती है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो आई मैक्स निकालना माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स और आई मिनिमम निकालोगे तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऐसे आपका परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन निकल आएगा। अब आता है आपका ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात सुनी थी, अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ब्रूस्टर डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम
द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ब्रूस्टर ने देखा कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी रिफ्लेक्ट होती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है एक सर्टेन एंगल पे, और जो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन थीटा पी। ठीक है, ऑल्सो म्यू इक्वल टू tan थीटा पी, ब्रूस्टर से लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताया कि म्यू इक्वल टू tan थीटा पी होता है। ठीक है, अगर आपको एंगल ऑफ पोलराइजेशन पता है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो देखो फॉर आई जब बड़ा छोटा होता है थीटा पी से, और जब आई बड़ा होता है थीटा पी से, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट गई, देखो जब थीटा नीचे को चली गई पोलराइज्ड लाइट हो गई और पूरा ऊपर को आ गई, यानी कि प्लेन पोलराइज हो गई। ठीक है, बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज बिकम पार्शियली पोलराइज्ड फॉर ग्लास पी, थीटा पी इक्वल टू 57 डिग्री और थीटा पी इक्वल टू 53 डिग्री, यानी कि जब पानी के अंदर गई तो 53 डिग्री में हुआ और जब ग्लास में गई तो 57 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। When a parallel beam of light travels up to distance as large as few meters, it broadens by diffraction of light travel, यानी कि जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करती है एक लार्ज डिस्टेंस, ऐसा कुछ मीटर के बाद डिस्टेंस ट्रेवल करती है, चौड़ी होती है, तो उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल्स। ठीक है, अब है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस अ बीम ऑफ लाइट कैन ट्रेवल बिफोर इट्स डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पाथ becomes significant and noticeable, तो ZP is equal to a square upon lambda हो जाएगा। Since wavelength of light is very small, deviation is very small, यानी कि wavelength लाइट का बहुत छोटा है तो उसका डेविएशन भी होगा वो भी बहुत छोटा होगा। And light can be assumed as traveling in a straight line, और हम उसका डेविएशन भी देखेंगे बहुत कम है तो हमें ऐसा लगेगा कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। Hence we can ignore broadening of beam by diffraction up to distance as large as few meter, यानी कि हम जो लाइट कितनी चौड़ी हो रही है कुछ मीटर फ्यू मीटर्स तक तो हम उसको इग्नोर ही कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटा होता है तो हमको लगेगा कि वो सीधे ही चल रहा है। दैट इज वी कैन assume that the light travels along straight line, जिससे कि हम assume कर सकते हैं कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। Hence ray optics can be taken as a limiting case of wave optics, इससे हमें पता चलता है कि जो रे ऑप्टिक्स हैं उनकी भी क्या होते हैं लिमिटिंग केस होते हैं वेव ऑप्टिक्स के लिए। Hence ray optics can be taken as a limiting case of wave optics, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो रे ऑप्टिक्स है वो वेव ऑप्टिक्स का एक लिमिटिंग केस है। अब फाइनली हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो इसके पेपर में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है आपका रिजॉल्विंग पावर। When two point objects are close to each other, their image diffraction patterns are also close and overlap each other। जब भी कोई दो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं तो जो उनकी इमेजेस डिफ्रैक्शन पैटर्न्स होते हैं वो भी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं और वो आपस में क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सीन separately by the object instrument is called limit of resolution of the instrument, उसे हम कहेंगे limit of resolution of the instrument। resolving power of microscope RP of microscope equal to होगा 2 mu sin theta upon lambda। resolving power को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो 1 upon limit of resolution। देखो माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है 2 mu sin theta upon lambda है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव लेंस ये है और ऑब्जेक्टिव ये। ठीक है, उसी तरीके से रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप 1 upon d theta equal to d upon 1.22 लैम्डा होता है, जहाँ पर d जो होता है अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप होता है और ये टेलीस्कोप का लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये था सारा जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कवर हो गए हैं वेव ऑप्टिक्स के। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे तो डुअल नेचर वाला है नया चैप्टर, तो उसमें शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज की हमारी इस वीडियो में। इतने जो इंपोर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको पढ़ाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर का ध्यान रखिए, आसपास आप सभी बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।